साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी हिंदी एकेडमी पर। साथियों जैसे आपको बताना है हमें कि कुछ ज़रूरी काम आने के कारण मैं 2 दिन आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा सका, तो इसके लिए हमें खेद है। हालाँकि अब आगे से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। चूँकि एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी लेखपाल की। इसके साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम भी हैं, एमआरएस का एग्ज़ाम चल ही रहा है, इसके बाद केवीएस के एग्ज़ाम है। तो उन सभी के लिए ये जो आपकी श्रृंखला चल रही है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए दिया है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बताना है कि किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 14 सितंबर 1949। क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949। इसके साथ साथियों आपको याद रखना है कि राजभाषा अधिनियम कब आया? राजभाषा अधिनियम, तो राजभाषा अधिनियम की बात करते हैं। अधिनियम, ठीक है? राजभाषा अधिनियम कब आया? तो पारित मतलब किया गया तो 1963 में। कब पारित किया गया? 1963 में। इसको याद रखिएगा, ठीक है? प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं हम लोग और प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है हमसे कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए दिया है राजस्थानी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 2 भाषाएं और आती हैं। एक तो आ जाती है आपकी अवधी, एक क्या आ जाती है? अवधी, और एक आ जाती है छत्तीसगढ़ी। क्या आ जाती है? छत्तीसगढ़ी। इसको याद रखिएगा आप लोग कि एक अवधी, एक छत्तीसगढ़ी और एक बघेली। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हुई? 3, ठीक है? प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 3, ठीक है? प्रश्न संख्या 3 है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी राजस्थानी, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा खड़ी बोली, ठीक है? तो मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली से, ठीक है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसको आपको याद रखना है। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। इसके अलावा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी ब्रजभाषा भी आती है और इसके अलावा आपकी राजस्थानी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है? प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग चलते हैं और प्रश्न संख्या 4 है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आपको बताना है कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, ठीक है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 2। पहला है आपका अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण, ठीक है? ऐसी ध्वनियाँ जिनको बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और दूसरा है महाप्राण। क्या है? महाप्राण, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण, ठीक है? प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वाक्य और ऑप्शन डी ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात कर रहा है, ध्यान देना है आपको, लिखित की बात की जा रही है, ठीक है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इसका वर्ण इधर दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है सबसे छोटी?
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? मौखिक इकाई क्या होता है, ये आप हमको बताइएगा। हम आपको ये होमवर्क में देते हैं, ठीक है। इसको आप बताना कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 दिया है, देवनागरी में कितने स्वर हैं? देवनागरी में कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। आपको बताना है देवनागरी में कितने स्वर हैं, ठीक है। तो देवनागरी में कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है कि उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी मात्रा और ऑप्शन डी व्यंजन। तो उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मात्रा। क्या हो जाएगा? मात्रा, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ए। आपसे मूल स्वर पूछे जा रहे हैं। मूल स्वर कितने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो मूल स्वर कितने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उ, ठीक है। वैसे मूल स्वर 4 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। क्या हो गए? री, ठीक है। तो मूल स्वर कितने हो गए? 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और री, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है किस क्रम में सघोष महाप्राण व्यंजन है? किस क्रम में सघोष महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी ला और ऑप्शन डी हा। सघोष महाप्राण पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। सघोष भी हो और महाप्राण भी हो, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हालांकि महाप्राण छा भी है लेकिन ये अघोष है। क्या है? अघोष है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष होता है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हा को इसके अलावा काकल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। तो प्रश्न संख्या 9 का क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। 9 के बाद प्रश्न संख्या हम 10 पे चलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है कि महाकवि, महाकवि में कौन सा समास है? महाकवि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगुणी समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। आपको बताना है कि महाकवि में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब समास का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए दिया है संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विच्छेद, ठीक है। तो आपको बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 पूछ रहा है कि कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है कि कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए कु,
ऑप्शन बी कुश, ऑप्शन सी कु, ऑप्शन डी का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, कुपात्र, यानी कि कु धन पात्र। ठीक है, कुधन पात्र हो जाएगा, कुपात्र। ठीक है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है। ध्यान देना है, नहीं पूछ रहा है। तो किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए कुशल, ऑप्शन बी कुपात्र, ऑप्शन सी कुचाल और ऑप्शन डी कुरूप। तो आप देख रहे हैं कि कुशल मूल शब्द है। कुशल क्या है? मूल शब्द है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कुशल शब्द में को उपसर्ग नहीं है। कुपात्र में कुधन पात्र हो जाएगा। ठीक है। कुचाल में कुधन चाल हो जाएगा। ठीक है। और कुरूप में कुधन रूप हो जाएगा। ठीक है, कुधन रूप। ठीक है, आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 पूछ रहा है पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। पूछ रहा है कि पैतृक जो शब्द बना है प्रश्न संख्या 14 में, कि पैतृक शब्द जो बना है उसमें मूल शब्द क्या है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी पितृ, ऑप्शन सी पितर और ऑप्शन डी पौत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये आपको बताना है कि पैतृक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द पूछा जा रहा है। आपको ध्यान देना कि मूल शब्द बताना है कि मूल शब्द क्या है। तो इसका जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, पितृ। ठीक है, पितृधन एक पैतृक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पितृधन एक बराबर पैतृक। प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि दर्शनीय दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई और ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी या। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपको बताना है कि प्रश्न संख्या 15 में दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दर्शन धन ई। दर्शन धन ई बराबर दर्शनीय। ठीक है, दर्शन में ई प्रत्यय लगाने के बाद दर्शनीय बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 कह रहा है बनैला में कौन सा प्रत्यय है। बनैला में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी एला और ऑप्शन डी ऐला। ठीक है, एला और ऐला दो शब्द दिए गए हैं, ध्यान देना है आपको कि बनैला में कौन सा प्रत्यय है। बनैला में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऐला। ठीक है, बनैला में क्या हो जाएगा? ऐला प्रत्यय। प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है कि अपना शब्द में अपना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। अपना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन ए अपनापन, ऑप्शन बी अपनाई, ऑप्शन सी अपनी, ऑप्शन डी अपना। अगर सर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना शब्द का पूछ रहा है कि अपना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है अपनापन, ऑप्शन बी अपनाई, ऑप्शन सी अपनी, ऑप्शन डी अपना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपनापन। क्या हो जाएगा? अपनापन। प्रश्न संख्या 17 के बाद प्रश्न संख्या 18 प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ध्यान देना, आपको पूछ रहा है नहीं सर। ठीक है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए विषय, ऑप्शन बी कभी, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी बैरी। सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बैरी। क्या हो जाएगा? बैरी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 पूछ रहा है कि इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है।
क्या पूछ रहा है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी ममता, ऑप्शन सी लड़कपन, ऑप्शन डी बड़प्पन। आपसे ये पूछ रहा है कि सर्वनाम वहाँ पर होना चाहिए और उससे बनी जो संज्ञा है वो भाववाचक होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ममता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ममता। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 20 पूछ रहा है कि संबंध सूचक सर्वनाम पद हैं। संबंध सूचक सर्वनाम पद हैं। संबंध सूचक सर्वनाम पद हैं। प्रश्न संख्या 20 ये आपसे पूछ रहा है। बताइए आप कि संबंध सूचक सर्वनाम पद क्या क्या हैं। ऑप्शन दिया है कुछ, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कितना और ऑप्शन डी कैसा। आपको बताना है कि इसमें से संबंध सूचक सर्वनाम कौन कौन से हैं। ठीक है। कौन सा है पूछ रहा है। सूचक सर्वनाम कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए। संबंध सूचक सर्वनाम आपको बताना है कि संबंध सूचक सर्वनाम है। संबंध सूचक सर्वनाम इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जो। क्या हो जाएगा? संबंध सूचक जो। इसके अलावा क्या क्या आता है? जैसे संबंध सूचक में जो के अलावा सो भी हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? जैसी भी हो जाता है। जैसी, वैसी। ठीक है। वैसी। और क्या? जिसकी, उसकी, जितना, उतना, तेते, जेती, जिसे, ये सब संबंध सूचक सर्वनाम है। ठीक है। कौन से हैं? संबंध सूचक सर्वनाम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 के बाद प्रश्न संख्या 21 कह रहा है यह कौन सा सर्वनाम है। आपको यह के लिए बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक और ऑप्शन डी संबंधवाचक। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा। यह कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। बताइए कौन सा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। ठीक है। इसके अलावा आपको हमने संबंधवाचक बताया जैसी, वैसी, जो, सो, जैसे, वैसे, जिसकी, उसकी। ठीक है। और इसके अलावा निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे आप, अपने, स्वयं, खुद, निज, स्वतः, ये निजवाचक होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? निजवाचक। क्या होते हैं? निजवाचक। क्या होते हैं? निजवाचक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा पांचवा कैसे विशेषण है। चौथा पांचवा कैसे विशेषण है। प्रश्न किया जा रहा है चौथा पांचवा कैसे विशेषण है। ऑप्शन ए क्रमवाचक, ऑप्शन बी आवृत्तिवाचक, ऑप्शन सी समुदायवाचक, ऑप्शन डी परिणामवाचक। आपको ये बताना है चौथा और पांचवा कैसे विशेषण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्रमवाचक। क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 पशु शब्द का विशेषण है। पशु शब्द का विशेषण है। आपसे पूछा जा रहा है पशु शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए पाश्विक, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी पशुता और ऑप्शन डी पशुपति। तो पशु का शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा पाश्विक। क्या हो जाएगा? पाश्विक। प्रश्न संख्या 23 के बाद प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 24। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी विशेषण। ऑप्शन डी विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी विशेषण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 के बाद प्रश्न संख्या 25 कह रहा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम
विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन ए नाम धातु, ऑप्शन बी रंजक क्रिया, ऑप्शन सी सामान्य क्रिया और ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। आपको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया। क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। इसके अलावा दिया है ऑप्शन बी में रंजक क्रिया क्या होती है। रंजक क्रिया अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। ध्यान से सुनिए, अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। ठीक है, सामान्य क्रिया आप जानते हैं कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तो पूर्वकालिक क्रिया आपको पता ही है कि मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 के बाद प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। कह रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घोड़ा दौड़ रहा है प्रश्न संख्या 26, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 के बाद प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया में कौन सा वाच्य है। मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी क्रिया और ऑप्शन डी कर्तृ होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो इसे कर्तृवाच्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 के बाद प्रश्न संख्या 28 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, ठीक है, कह रहा है कि भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए दिया है मुझसे बैठा नहीं जाता, ऑप्शन बी राम से खाया नहीं जाता, ऑप्शन डी मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा और ऑप्शन डी धूप में चला कर लीजिए इसको चला नहीं जाता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। यह आपसे पूछा कि भाववाचक क्या होगा, इसमें कौन सा वाक्य भाववाचक है। ठीक है, आपको बताना है प्रश्न संख्या 28 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा। क्या नहीं होगा, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि ज्ञापन की भाषा होती है। देखिए यहाँ पर परिपत्र से और पत्र से प्रश्न भी आते हैं, तो आज 2 क्वेश्चन वहां से लिए गए हैं कि ज्ञापन की भाषा होती है। किसकी पूछ रहा है, ज्ञापन की भाषा होती है। ऑप्शन ए हमेशा मध्यम पुरुष में, हमेशा अन्य पुरुष में, हमेशा मध्यम पुरुष में। ऑप्शन ए दिया हमेशा प्रथम पुरुष में और हमेशा बी दिया है ऑप्शन हमेशा अन्य पुरुष में और सी दिया है हमेशा मध्यम पुरुष में और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ज्ञापन की भाषा कैसी होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमेशा अन्य पुरुष में। क्या होता है, ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष में दिया जाता है। ठीक है, भाषा क्या होती है, अन्य पुरुष की। प्रश्न संख्या 29 के बाद प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि अधिसूचना लिखी जाती है, अधिसूचना किस पुरुष में लिखी जाती है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। ऑप्शन ए अन्य पुरुष में, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष में, ऑप्शन सी प्रथम पुरुष में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिसूचना किस में लिखी जाती है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अन्य पुरुष में। अधिसूचना हमेशा कैसे लिखी जाती है, तो अन्य पुरुष में लिखी जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 के बाद प्रश्न संख्या 31 कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए दे रहा है अधोपतन, ऑप्शन बी अधिपतन, ऑप्शन सी आधा पतन और ऑप्शन डी आधा पतन। इसका जो सही उत्तर होगा आप सभी इस ऐसे
प्रश्न को आप कितनी बार देखेंगे, बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और शुद्ध वर्तनी में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अधः पतन। क्या हो जाएगा? अधः पतन। प्रश्न संख्या 31 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। ठीक है, कहाँ चलते हैं? प्रश्न संख्या 32। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 क्या कर रहा है? किस क्रम में देशज शब्द है? यहाँ पर देशज शब्द से आप पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? देशज शब्द। ऑप्शन ए तमन्ना, ऑप्शन बी भोंदू, ऑप्शन सी अग्नि और ऑप्शन डी अक्षी। यहाँ पे अच्छी नहीं अक्षी होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस क्रम में देशज शब्द है? तमन्ना, ऑप्शन बी भोंदू, ऑप्शन सी अग्नि और ऑप्शन डी अच्छी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भोंदू। इसके अलावा पगड़ी भी आपका देशज शब्द है, लोटा भी आपका, जूता, लोटा भी आपका क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। आपसे कह रहा है कि मोर का तत्सम रूप है। ये तो सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा। ऑप्शन ए दिया है मयूर, ऑप्शन बी मोयूर, ऑप्शन सी मौर्य और ऑप्शन डी मोरी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि मयूर क्या है? तत्सम है और मोर उसका तद्भव हो गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मयूर। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 के बाद प्रश्न संख्या 34। करेक्ट, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। देखिए कार्य का पूछा है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। ठीक है, तो इसका जो सही इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए काज, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी कर्ज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा काज। कार्य का क्या हो जाता है? काज। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 के बाद आज का आखिरी प्रश्न है आप लोगों के सामने कि गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि गुप्त का विलोम क्या है। ऑप्शन ए मुक्त, ऑप्शन बी भुक्त, ऑप्शन डी प्रकट और ऑप्शन डी लिप्त। क्या सही उत्तर होगा इसका? गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 35। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकट। गुप्त का क्या हो जाता है? प्रकट। तो साथियों ये रहे आज के 35 प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए लाए गए। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपका अपना चैनल है, निःशुल्क सेवा यहाँ पर रहेगी आपके लिए। और चूँकि मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ तो कभी-कभी हो सकता है कि आपको वीडियो ना मिल पाए प्रॉपर, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि डेली आपको एक वीडियो मिले, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प महत्वपूर्ण साबित होगी और आपके एग्ज़ाम में मदद करेगी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।